हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी 10th का दोस्तों मतलब 10 एनसीईआरटी 10वां का दोस्तों सामाजिक समकालीन भारत 2 कक्षा 10 के लिए भूगोल ये पाठ्य पुस्तक को हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखे होंगे वो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए। जो 9th का नहीं देखे होंगे वो भी 9th का 1 से लेकर 4th पार्ट में कराया गया है। आप भाई बहनों से गुजारिश है उस वीडियो को देखिए जाके, आपको आपकी सोचन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी दोस्तों, और इससे एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों एनसीईआरटी से। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कीजिएगा और अपने साथियों के बीच शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो आज चर्चा करने वाले दोस्तों जल संसाधन के ऊपर, किसके ऊपर दोस्तों? जल संसाधन के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 है। चलिए पिंकी थोड़ा जूम कर लेते हैं साथियों। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गया। हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकती है और ले भी सकती है। हम पानी के बिना क्या करें? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारे चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरने, झीलों, पोखरों और मरुधानों के आसपास क्यों बसता था। ये हम लोग आगे चर्च करते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल पर जल से ढका हुआ है दोस्तों, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अवलंबनीय जल का अनुपात बहुत कम है दोस्तों। परंतु इसमें प्रयोग लाने योग्य अवलंबनीय जल का अनुपात बहुत कम है दोस्तों, मतलब पीने योग्य पानी बहुत कम है। यह अवलंबनीय जल हमें सतही अपवाह और भूम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है दोस्तों। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा सकती है कि 2025 में 20 करोड़ लोगों की जल की नितांत कमी झेलेंगे दोस्तों। 2025 में जो है 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। देखिए, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता दोस्तों। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान
के मरुस्थल, राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारनियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में कमी समय और स्थान के अनुसार भिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। दोस्तों, क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? और हमारे कई सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे अतः जल दुर्लभता, अत्यधिक जल दुर्लभता जो है अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान देख लीजिए जल की कमी से क्या हो रहा है। दोस्तों, थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। दोस्तों, बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके ही संचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि जल का सबसे ज्यादा उपयोग करती है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोध फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये देखिए, एक और इजराइल जैसे 25 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार उस समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होते हैं। यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव के जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। ये हम लोग देखते हैं पानी की दुर्लभता। देखिए दोस्तों, यहाँ देखने को मिल रहा है कैसे इंसान पानी लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। चलिए हम लोग आगे पॉइंट पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। फिर अपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों की खेती पर अपने निजी कुएं और नलकूप है जिसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जलस्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे भी पड़ सकती है। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ दोस्तों, और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यहाँ से देखिए दोस्तों, BPSC 2.0 में पूछा गया सवाल था, प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता
में बढ़ोतरी हुई, अपितु इनसे संबंधित समस्या और भी गहरी हुई दोस्तों। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन हैं, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों और कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है दोस्तों। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है दोस्तों। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर की सेवा स्तर पर पानी पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की सक्षम बनाना है। आर्थिक स्रोत 2020-21 के पृष्ठ संख्या 357 में दिया गया दोस्तों। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों की संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा और अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नलिखित डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। साथियों देखिए दोस्तों, आपका BPSC जो यहाँ पे BPSC 2.0 में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्येक आदमी को प्रतिदिन कितने पानी लीटर दिया जाता है, तो 55 लीटर दोस्तों। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया था दोस्तों। चलिए ऊपर का पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग। भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है। बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी युद्ध नहीं है, शुद्ध दोस्तों, युद्ध नहीं, शुद्ध। यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण और नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है दोस्तों। हर दिन गहराता जा रहा है, इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। कौन बोले थे दोस्तों? स्रोत है, कहाँ से लिया गया? द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999 में लिया गया था दोस्तों। ये कथन दोस्तों भी आया दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं मतलब छोटी धाराओं में सिमटती जा रही है, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है। और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999 ने बताया दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। आपने क्रियाकलाप देखिए, आपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन दोस्तों। देखिए, हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व
वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमारे प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्राचीन भारत की जलीय कृतियां देखिए दोस्तों। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का भी निर्माण कराया गया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। फिर देखिए कलिंग उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक में पड़ता है और कोल्हापुर महाराष्ट्र में दोस्तों उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं दोस्तों। आगे पॉइंट देखिए। आपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई थी दोस्तों। कब बनाई गई थी? 11वीं सदी में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज हास यानी एक विशिष्ट तालाब बनवाया था दोस्तों। ये स्रोत कहाँ से दिए गए? ड्राइंग विजडम CS 1997 से लिया गया था। ड्राइंग विजडम CS 1997 से ये सब पॉइंट उठाया गया दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। ये देखिए आपका हीराकुंड बांध है दोस्तों, जो उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है? उड़ीसा में दोस्तों। सबसे बड़ा लंबा बांध है दोस्तों हीराकुंड डैम। देखिए किस तरह बना हुआ है, देख लीजिए आप लोग फिगर आराम से। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है दोस्तों। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। बांधों को क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुउद्देशीय परियोजनाएं नाम भी दिया गया है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिरक्षण और विरोध के विषय बन गए।
चलिए थोड़ा ऊपर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवां हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उसमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध, मुख्य बांध या नीचे बांध या मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों। चलिए क्रियाकलाप देखिए। परंपरागत तरीके से बांध बनाने की कलाविधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएं। हमने आषाढ़ में फसलें बोई, हम भद्रा में भादू लगाएंगे। हम भद्रा में भादू लगाएंगे। बाढ़ में से दामोदर फैल गई, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओह दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं। ओ दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं। बाढ़ का कर कुछ कम करो। भादू एक साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। यह लोकप्रिय भादू गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता था, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। किए गए नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है और बाढ़ के मैदानों में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पतियां और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर यह स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदार और बड़े किसानों को, उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया, जहां किसान जलगहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान अपने अमीर
अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव और उतारू हो जा गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जनजातीय लोगों और किसानों और पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दे पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया। यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिम पूर्ण हो गई और पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। ये स्रोत कहाँ से लिया गया दोस्तों? एस शर्मा बेली ऑफ द रिवर ट्राइबल्स कॉन्फ्लिक्ट ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली ए बाविस्कर 1995 से उद्धृत है दोस्तों। ये स्रोत कहाँ लिया गया? एस शर्मा बेली ऑफ द रिवर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली ये वाविस्कर 1995 से उद्धृत है दोस्तों। क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया दोस्तों? किस पे? नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध गुजरात में बनाया गया। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य जैसे देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना में कौन कौन राज्य शामिल है दोस्तों? 4 राज्य में आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान दोस्तों सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में 9490 गांवों तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान में 124 गांवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करेगी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों के द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा दोस्तों। चलिए क्रियाकलाप देखिए। अंतर्राज्यीय जल विवादों की एक सूची तैयार करें। हम लोग देखते हैं आगे। भारत है दोस्तों मुख्य नदियां और बांध देखिए आपका सिंधु नदी का जो है दोस्तों ये आपका पाकिस्तान की ओर यहाँ से जम्मू कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान की ओर जा रही है दोस्तों।
सोलार प्रोजेक्ट, गंगा नदी देखिए यहाँ से बह रही है, भाखड़ा नगर यहाँ पे है, ब्यास यहाँ है दोस्तों। देखिए सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी और ब्यास, सतलुज दोस्तों। सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, सिंधु, सब दोस्तों आपकी पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियां हैं दोस्तों ये सब। सरदार सरोवर बांध आपका यहाँ पे है दोस्तों। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर यहाँ है। मैथुर, कावेरी, पेन्यार, तुंगभद्रा नदी दोस्तों, कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर, सब आपका नजदीक है दोस्तों। चलिए हम लोग मैप को आप लोग एक बार स्टॉप करके बढ़िया से देखिएगा दोस्तों, अच्छे से। कर्क रेखा देखिए बीचों बीच जा रही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। मुख्य नदियों एवं बांध थे दोस्तों। नदी परियोजना पर उठी अधिकतर आपत्तियां उसके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दिशा में बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ दोस्तों। मतलब मिट्टी को बहा के ले गया दोस्तों, मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है और बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रह देखिए, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रह तंत्र इनके सामाजिक और आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ऊंचे भी पाए जाते थे। जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। सॉरी दोस्तों, देखिए प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल और नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा बाढ़ की स्थिति को देखिए दोस्तों, जिसमें बाढ़ संभावित क्षेत्र विषय जानकारी इकट्ठा कीजिए। हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिमी भारत में विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह का तरीका आम है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल
वाहिनिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण हैं दोस्तों। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे दोस्तों। टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 लीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था दोस्तों। टांका यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह तंत्र का अभिन्न हिस्सा है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, बारिश हो रही है, यहाँ पे पानी देखिए जमा हो रही है, संग्रह हो रहा है दोस्तों। यहाँ से पानी जाके यहाँ पे देखिए संग्रह यहाँ इसमें जा रहा है दोस्तों। यहाँ से पानी का चला के आदमी जितना जरूरत हो तो उस हिसाब से निकालता है दोस्तों। हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं। बेकार पड़े हुए कुएं के माध्यम से पुनर्भरण देखिए दोस्तों। छत पर वर्षा जल संग्रह का ये फिगर है दोस्तों। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत पर वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट के प्रयोग करके जल का छनन फिल्टर किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज के तक ले जाया जाता है और जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज में अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल के पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक कुल वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। एक कुल से ग्रामीण तालाब बनता है। गांव के चित्र के अनुसार जिससे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। वर्षा जल संग्रह की पारंपरिक विधि है दोस्तों। वर्षा जल संग्रह की पारंपरिक विधि हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलान छतें से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टैंक में तक पहुंचता था जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था, उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टांका देखिए, टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसे कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है दोस्तों। वर्षा जल अथवा पालर पानी के नाम से इस क्षेत्रों में पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है और जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। रोचक तथ्य देखिए, मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रह प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है कि क्योंकि
और मासिन राम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग से 55 किलोमीटर दूर पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग का लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रह की व्यवस्था से होती है। हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्रियाकलाप देखिए दोस्तों, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले वर्षा जल संग्रह तंत्रों के बारे में पता लगाएं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टंकों की सुविधा भी अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गुंडाधुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रह ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए 3.4 चित्र को देखें। इस गांव के हर वर्ष लगभग 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है। देखिए दोस्तों, जल को संग्रह किया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। छत जल संग्रह थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों के ढालू छतों पर गिरता है और इसे पाइप द्वारा भूमिगत टैंक के अंदर ले जाते हैं और भूमि में गोल छिद्र है जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यह पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टैंक में चला जाता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ से लाया जा रहा है ये पानी छत पे से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली देखते हैं दोस्तों। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। यह लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाती है और तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइप का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है दोस्तों। देखिए किस तरह बांस से पानी को लाया जा रहा, फिगर में देखिए आप लोग। चित्र 2 और 3 में दोस्तों बांस से निर्मित चैनलों में पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाए हुए बिछाए गए विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है और पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। देखिए पानी को कैसे बांस के सहारे से उतारा जा रहा है दोस्तों। चित्र नंबर 4 देखिए, यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना होता है तो उन्हें भूमि पर से ऊंचाई
भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। 5-6 में देखिए, संकुचित किए गए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से भी पौधे की जड़ में निकट जल गिराया जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। है कि 10 भराई के साथ जहाँ संग्रह क्षमता 80% है, यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। फिर देखिए एक रोचक तथ्य है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। किस राज्य में है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में है। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्रियाकलाप देखिए, सूचना एकत्रित करें कि उद्योग किस प्रकार जल संसाधनों में प्रदूषित कर रहा है और अपने सहपाठियों के साथ मिलकर मोहल्ले जल विवाद को नाटिका पुस्तक करें दोस्तों। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाइए, अभ्यास है दिया गया। देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद साथियों।